नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल देश में सियासत रोज नए करवट ले रही है। राहुल के इस नए प्लान से मोदी और शाह के होश उड़ गए। लोगों को यह भरोसा था कि इंडिया गठबंधन अब टूट चुका है। कई लोगों ने यह खबर चलाई कि राहुल गांधी ने डीएमके के पीठ में खंजर भोंक दिया है। आम आदमी पार्टी के अपने सुर थे, ममता बनर्जी के अपने सुर थे। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा गया 2 दिन पहले। उस लेटर में डीएमके ने भी चिट्ठी में दस्तखत किए, आम आदमी पार्टी ने भी दस्तखत किए और पूरा इंडिया गठबंधन एक दिखा। और एक दिखा तो इस बार तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही सत्ता से आउट हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने आंतरिक लड़ाई से जूझ रही है। जिस तरीके से केंद्रीय कमेटी नहीं बन पा रही, जनवरी से लेके आज जुलाई आ गई। उत्तर प्रदेश की कमेटी जनवरी से लेके जून के अंतिम दिन हो पाई फाइनल। तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। चूंकि मीडिया उनके साथ है इसलिए उनकी कमियां सामने नहीं आती हैं। अगर यही कमेटी अखिलेश यादव नहीं बना पाते, यही कमेटी राहुल गांधी नहीं बना पाते, तेजस्वी नहीं बनाते, तो अब तक तो मीडिया ने लेने के देने कर दिए होते। लेकिन मोदी के सपने चकनाचूर हो गए। वो समझ रहे थे स्टालिन उनके साथ आ जाएंगे, फिर परिसीमन का विधि जो हम लाना चाहते हैं वो हम ले आएंगे और स्टालिन हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, वोट डालने नहीं आएंगे या फिर सदन से वॉकआउट कर जाएंगे। इस सारे प्रोग्राम पर इस लेटर ने धत्ता बता दिया है। आलोक सर, क्या है पूरा मामला? आलोक सर, मैं समझ रहा हूं कि राहुल ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। आलोक सर, देखिए 23 जो है विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है और जिसमें कि सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन के सारे सदस्य हैं। कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके भी है। सबसे बड़ी बात इसमें डीएमके भी शामिल है। चीफ जस्टिस को कि जो एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह से बीजेपी को फेवर कर रही, ओपनली एंड बायस सपोर्ट टू द भारतीय जनता पार्टी ड्यूरिंग इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन आउटकम्स। तो इनका कहना है कि ओपनली खुल के एसआईआर में ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, जिससे चुनाव प्रभावित हो रहा है और चुनाव के बाद परिणाम प्रभावित हो रहा है। इसमें जिस जिस दलों ने सिग्नेचर किया हुआ उसमें वीसीके पार्टी है, आरजेडी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई-एमएल है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, एमडीएमके है। द कमीशन हैज नॉट बीन इवन handed by choosing not to take action when the model code of conduct is breached by the political party in power while targeting those in the opposition। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन रूलिंग पार्टी कर रही है, उस पर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। द पोजिशन ऑल्सो elect the commission remained silent when the बीजेपी लीडर made toxic and उनका ये आरोप है कि विपक्षी दलों का ये आरोप है कि शायद आलोक सर से कुछ संपर्क टूटा है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जो या इंडिया गठबंधन जो कहना चाह रहा है, ये एसआईआर और इन सब पर जो चल रहा है उस सब पर ये बात हो रही है। बीजेपी के नेता कम्युनल कमेंट देते हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो 27 लाख वोटरों के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया। उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ पाया बंगाल चुनाव के पहले और इससे बहुत ज्यादा नाराजगी है। डीएमके का भी मानना है कि एसआईआर में जिस तरह से तमिलनाडु में बड़ी संख्या के वोटर्स का नाम कटे उससे उनको नुकसान हुआ है।
देखिए, जो सबसे बड़ी बात इस पूरी चिट्ठी में ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि इंडिया अलायंस से डीएमके अलग हो गया था। जब कांग्रेस ने टीवीके की पार्टी को टीवीके को सपोर्ट करने का फैसला किया था और विजय थलापति की सरकार में कांग्रेस ने ज्वाइन कर लिया था, तब डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष को वैसे चिट्ठी लिख रखी है। एक तरफ डीएमके चिट्ठी लिख चुकी है लोकसभा अध्यक्ष को कि अब हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन एसआईआर के मामले में जो चिट्ठी गई है, और यहाँ 2-3 चीजें दर्शकों को समझनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं, दर्शक एक समझ सकते हैं कि टीएमसी के 20 सांसद टूट गए हैं और उन्होंने एक एनसीपीआई करके मेघालय की एक पार्टी में विलय कर लिया है और इस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन किया है। लेकिन यहाँ पे आपको बारीक खेल समझना पड़ेगा शिव कुमार जी। ये सारे 20 सांसद अगर बीजेपी में शामिल हो गए होते, टीएमसी की सदस्यता छोड़ के सारे बीजेपी में शामिल हो गए होते, तब तो बीजेपी के लिए आसान होता। लेकिन ये सांसद बीजेपी में शामिल नहीं हुए, ये अलग दल है और इस अलग दल ने फिलहाल एनडीए को समर्थन करने का निर्णय लिया है। इसी तरह शिवसेना उद्धव ग्रुप के 6 सांसद बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं, वो चले जाते हैं शिवसेना शिंदे ग्रुप में। अब क्या हो गया, शिंदे की भी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, शिंदे के पास अब 13 सांसद हो गए। दूसरी तरफ एक आज की डेट में वो सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बीजेपी में शामिल नहीं हुए। बीजेपी अपने बलबूते आज भी 240 सांसदों की पार्टी है और संसद में बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। तो हो सकता है कि स्ट्रेटजी के तहत यह किया गया हो कि टीएमसी के 20 सांसद टूट गए। मैं बता रहा हूं कि सब ममता बनर्जी से मिली भगत करके प्लानिंग की गई हो कि 20 सांसद टूट जाओ तुम लोग एनसीपीआई में। अगर ये सांसद टूटे तो क्यों नहीं सीधे बीजेपी में शामिल हो गए? अगर ये बीजेपी में शामिल होते तो बीजेपी को तोड़ना मुश्किल था, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ तब लागू होता नहीं है जब 1/3 सांसद टूटे। तो 260 में 1/3 सांसद का टूटना मुश्किल है। उसी तरह से अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद बीजेपी में मर्ज हो जाते तो ये आंकड़ा कहां पहुंच जाता? 266। आप समझिए, 240 20 टीएमसी के मिल जाते, 6 शिवसेना उद्धव गुट के मिल जाते, तो आंकड़ा 266। तो इनके लिए फिर किसी तरह का कोई भी सरकार चलाने में कोई डर नहीं होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये सांसद जरूर आज की डेट में राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं वही होता है। अब ये माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ डीएमके को भी शिकायत करके क्या मिलेगा, लेकिन डीएमके शिकायत कर रही है। उसने कांग्रेस के साथ जिस एप्लीकेशन में कांग्रेस पार्टी है उसमें टीएमसी ने भी साइन किया, उसने डीएमके ने भी साइन किया है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। खेल पलट सकता है, बीजेपी इस पूरे बैटल में अकेले भी पड़ सकती है, क्योंकि जितने भी बीजेपी को समर्थन देने वाली पार्टियां हो वो पहले भी इंडिया अलायंस का हिस्सा रही है। इंडिया अलायंस जो पहले यूपी हुआ करता था, यूपी का हिस्सा रही। भाई महाराष्ट्र में भी ये स्थिति है कि जो बीजेपी है वो सत्ता बहुमत उसके पास नहीं अकेले, वो 132 सीटें हैं, उसको 144 विधायक जिसके पास रहेंगे वही जो है सरकार बना सकता है। अब अगर सारी पार्टियां एक नाथ शिंदे को बोले कि एक नाथ शिंदे आप मुख्यमंत्री बनिए, हम लोग आपको समर्थन देने को तैयार हैं, तो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ग्रुप सब साथ हो जाएंगे। तो पवार जो अजीत दादा पवार की पार्टी है और एक नाथ शिंदे की पार्टी है, वहां पे भी खेल पलट सकता है। हाँ, बंगाल में खेल नहीं पलट सकता क्योंकि बंगाल में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत हासिल है।
तो फिलहाल जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं चीजें जो हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है। आपको पता होना चाहिए, एक बार अटल जी की सरकार थी और एआईडीएमके के साथ मिलकर 1998 में उन्होंने सरकार बनाई। किसी एक बात पे जयललिता जी नाराज हो गई और उन्होंने समर्थन वापस लिया और एक वोट से बीजेपी की सरकार गिर गई थी जब विश्वास मत पर पेश हुआ था। खैर, उसके बाद दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और 2004 तक वो सरकार चली। खैर, बाद में डीएमके, तो ये जो पार्टी आज इंडिया गठबंधन के साथ है वो पहले बीजेपी के साथ रह चुकी हैं, जो आज बीजेपी के साथ है वो पहले यूपी अलायंस, इंडिया अलायंस के साथ रह चुकी हैं। इसलिए अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि भाजपा की सरकार पूरी तरह से स्थायी हो गई है, और अगर हाल फिलहाल में देखें तो मुंबई हाई कोर्ट के एक जज ने बड़ी कड़ी बातें की, बहुत कड़ी टिप्पणियां की हैं कुछ मामलों में लेकर। तो अब ये देखना है एसआईआर को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आप ये देखिए कि बिहार में जब चुनाव की घोषणा हो गई थी उसके बाद भी महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आते रहे, और इन चीजों पे सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद किसी भी सरकारी योजना का पैसा जो सब्सिडी है वो नहीं जानी चाहिए। एक डायरेक्ट बेनिफिट आप पहुंचा रहे हैं। चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए गए थे बिहार में बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में, और उसने पूरा चुनाव पलट दिया था। वैसे तो इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता है कि मुफ्त वाली योजनाएं बंद होनी चाहिए, तो मैं ये कहता हूं कि ये चीजें इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट कहता कुछ और है, होता कुछ और है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। लेकिन अभी एक चर्चा और है सुकुमार जी कि बीजेपी शायद इस मानसून सत्र में विपक्ष के कुछ और सांसद को तोड़कर महिला और परिसीमन बिल पास कराना चाहती है। और मैं बताऊं, अगर परिसीमन बिल इन्होंने पास करा लिया तो यूपी में उसका बड़ा नुकसान हो सकता है पार्टी तोड़ के, क्योंकि यूपी में आपको याद होगा एक नैरेटिव बड़ा जबरदस्त चला था 2024 के चुनाव में कि अगर ये लोग 400 सीटें पा जाएंगे तो संविधान को बदल देंगे। और अखिलेश यादव हर सभा में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अगर चुनाव जीत जाती है तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। संविधान को बदलने का जो डर है संविधान के प्रति, वो डर बीजेपी को भारी पड़ सकता है। तो देखिए, अपने आने वाले 6-7 महीनों में, अब तो जुलाई का महीना आ गया है, अगर चुनाव समय से हुए तो जनवरी के पहले हफ्ते में 6 महीने बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और मार्च के दूसरे हफ्ते तक परिणाम आ जाएंगे। देश के 4 बड़े एक सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। अब देखना है कि डीएमके एसआईआर के मुद्दे पे विपक्ष के साथ है, क्या मानसून सत्र में किसी बिल पे अगर वोटिंग होती तब डीएमके का क्या रवैया रहता है। लेकिन आप आंकड़ा समझिए, डीएमके उस पर तो खिलाफ में जाएगी, दक्षिण भारत के सभी दल खिलाफ में जाएंगे। आपको तो पता है डीएमके ने तो कितना विरोध किया, और यही सोचकर डीएमके ये देखिए, ये देखिए सुकुमार जी, मैं थोड़ा रियलिस्टिक आदमी हूं। ये तमाम लोग, ये बताइए, दक्षिण भारत की पार्टी जो है वो तेलुगु देशम पार्टी नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी ने परिसीमन के बिल में वोट किया था कि नहीं किया था पक्ष में?
नहीं, अब तेलुगु देशम तो एनडीए का घटक दल है, डीएमके नहीं है। तो फिर एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। डीएमके, अब डीएमके को अब क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए, मैं जो बता रहा हूं क्या कारण है, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है कि टीएमसी का विभाजन ममता बनर्जी की सहमति से हुआ। आजकल क्या तरीका हो गया है, एक बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हो, आप वॉशिंग मशीन में शामिल हो, जो आपके खिलाफ सारी जांचें बंद हो जाएंगी। ये पहले भी हुआ है। तो टीएमसी के तमाम नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे, वो सारे लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाई बंगाल में अभी तो चुनाव है नहीं ना, 5 साल बाद चुनाव है ना। दूसरी तरफ एक खबर और आई थी सुकुमार जी कि तमिलनाडु में टीवीके की सरकार को गिराने के लिए एक योजना बनी थी कि उनके विधानसभा अध्यक्ष के लिए शायद मतदान होने वाला है, और उसमें 20 विधायकों को उनका इस्तीफा दिलाने की प्लानिंग थी। बाद में उसको फॉइल किया गया है, क्योंकि टीवीके भी नया नया दल है। राजनीति में डीएमके पहले भी एनडीए के साथ रह चुकी है, तो हम ये नहीं मान सकते हैं लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार अब कड़े फैसले ले लेगी, तो मैंने बता दिया दर्शकों को कि आप अगर ये 20 सांसद जो टीएमसी के टूटे हैं बीजेपी में शामिल हो जाते, ये शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद अगर टूट के बीजेपी में शामिल हो जाते, तब तो बीजेपी बड़ी मजबूत हो जाती है। लेकिन ये बहुत समझदार हैं, ये हमेशा अपनी बार्गेनिंग पावर मेंटेन करना चाहते थे, क्योंकि 20 सांसद अगर ये बीजेपी के मेंबर हो जाते तो शायद ये ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाते। लेकिन एक अलग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, तो इनमें भी टूट हो सकती है। और उधर भाई तो सारी चीजें हैं। उधर बिहार में भी जितने नंबर से, उसमें नीतीश जब चाहे विपक्ष को साथ लेके फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या उनका बेटा बन सकता है। तो सारे विपक्ष के इस वक्त विपक्ष के जिस दल को, मतलब ये जो छोटे छोटे दल है, उनको जहां बेहतर पोजीशन मिलेगी, जहां फायदा दिखेगा, वो उसके साथ रहेंगे। इसलिए मोदी जी की सरकार अगर ये सोच रहे हैं लोग कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, तो बता दूं एनडीए भी कभी भी किसी वक्त टूट सकता है। भाई नीतीश और नायडू ये पहले भी एनडीए छोड़ के जा चुके हैं, और नीतीश नायडू के मन में तो और शंका हो गई जब से टीएमसी टूटी है। तो भारतीय राजनीति के जो फिलहाल का जो समय है, ये बड़ा मजेदार है। खेल पलट भी सकता है। अब देखते हैं इसमें कौन मजबूत है। मानसून सत्र बड़ा, और सुनिए, जो महिला विधेयक वाले मामले में समाजवादी पार्टी ने बार बार कह रखा है कि पिछड़ों, हम इस बिल का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें जो है ओबीसी महिला विधेयक में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि संविधान ने SC ST के लिए सीट को रिजर्व कर रखी है। तो जब 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, उसमें 22% सीटें दलित महिलाओं के लिए भी आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहा है समाजवादी पार्टी, मांग कर रही है, माइनॉरिटी के लिए बात कर रही है। तो यहाँ कोई भी पार्टी वो इशू के हिसाब से फैसला लेगी किस इशू में उसको। इस वक्त ये जो छोटे छोटे दल हैं, इनकी बड़ी जबरदस्त बार्गेनिंग पावर है, बड़ी जबरदस्त बार्गेनिंग पावर है। लेकिन मैंने कहा ना कि सर, क्या आप मान के चलोगे कि मोदी सरकार को विधेयक बिल पास करा लेगी ये?
अब देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि राजनीति में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है साहब। मैं कैसे बता दूंगा कि पास करा पाए? मैंने आपको बता दिया टेक्निकली मैंने आपको बता दिया। अब जो, क्योंकि ये दल अगर बीजेपी में मिल गए होते, अब डीएमके इस मामले में क्या स्टैंड लेती है ये सब, अब डीएमके ने बता दिया कि फिलहाल वो मुद्दों के आधार पर वो कभी इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी, मुद्दों के आधार पर वो एनडीए के साथ भी जा सकती है। उसके कई कारण हैं। डीएमके के भी तमाम लोगों के खिलाफ जांचें चल रही हैं। वो जांच एजेंसियों के रडार से दूर रहना चाहेंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री हैं वो विजय थालापल्ली, उन्होंने इतने ज्यादा वायदे कर दिए, वो भी तो बहुत सारे मुफ्त का वायदा करके आए हैं। मुफ्त का वायदा वो पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? 6 महीने साल भर कितने दिन वो सरकार चलेगी? और उसमें गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है कि न मोदी की भी सरकार पलट सकती है, एनडीए गठबंधन में भी टूट पड़ सकती है, इंडिया गठबंधन में भी टूट पड़ सकती है। दोनों संभावनाएं बरकरार है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। राजनीति में तो और ये सारे खेल खुले रहते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक दल के पास पूरा बहुमत नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरह से परिस्थितियां बीजेपी के खिलाफ हो रही हैं, उसमें कितने दल उसके साथ रहेंगे, ये भी देखने वाली बात है। चलिए सर, फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।